Co-powered by Techno। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले बात अभिनेता से नेता बनी कंगना रनौत की करेंगे, जिन्होंने शायद राजनीति को भी बॉलीवुड फिल्म समझ लिया है। और अब सांसद कंगना ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं जिसकी चिंगारियां बीजेपी के सत्ता वाले सपनों को थोड़ा जला सकती हैं। कंगना कैसे अब राजनीति की कंट्रोवर्सी क्वीन बन गई हैं, ये देखेंगे। फिर चुनावी रण में आज कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाए, ये नोट कीजिएगा। पीएम मोदी ने दलाल और दामाद वाला कटाक्ष किया तो राहुल ने हक छीनने वाले आरोप लगाए। वैसे दोनों की लोकेशन अलग थी, लेकिन एजेंडा क्लियर था। इसके बाद हम आपको केजरीवाल की वो चिट्ठी दिखाएंगे जो उन्होंने संघ प्रमुख को लिखी है। इसमें केजरीवाल ने आरएसएस चीफ से कौन से 5 सवाल पूछे, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा 75 पार वाला सवाल क्या था, इसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है। आज एक बड़ी खबर हिमाचल से भी आई है, जहां खाने की शुद्धता को लेकर शुद्ध यूपी मॉडल लागू कर दिया गया है। अब हिमाचल में भी होटल और ढाबे पर मालिकों का नाम लिखना होगा। दिलचस्प बात यह है कि इसकी जानकारी देते हुए राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जो पोस्ट किया, उसमें यूपी के सीएम योगी की तस्वीर भी दिख रही है। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए और कहा कि पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी दिख रही है। कोर्ट ने पुलिस से यह भी सवाल पूछा है कि आरोपी के सिर में गोली क्यों मारी। आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पहला ऐलान किया है। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को दिल्ली में बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अनट्रेन्ड मजदूरों को 18,000, सेमी ट्रेन्ड मजदूरों को 19,000 और ट्रेन्ड मजदूरों को 21,000 रुपए देने की घोषणा की है। और सत्ता में आज न्यूज मित्रों के लिए ऑनलाइन गेमिंग वाला एक चिंता कार्ड भी है। यूपी में एक पुलिस वाला 15 लाख रुपए ऑनलाइन गेम में हार गया और फिर सुसाइड करने की बात कही, साथ ही कुछ शर्त भी रखी। इसीलिए आज हम आपको ऑनलाइन गेमिंग वाले खतरे से भी सावधान करेंगे। सत्ता में लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और फिल्म कलाकार कंगना रनौत की, जिनकी जुबानी कलाकारी बीजेपी को बार बार सियासी जख्म दे रही है। कंगना का कृषि कानून पर बयान देना, उनके बयान से बीजेपी का असहज होना, फिर पार्टी का उनके बयान से किनारा करना और अंत में कंगना रनौत का यू टर्न लेना, ये काफी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत बीजेपी के सदस्यता अभियान में हिस्सा ले रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनके बयान से विवाद हो, लेकिन 3 कृषि कानूनों को फिर से लागू करना चाहिए। खुद किसानों को तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग करनी चाहिए। कंगना रनौत ने यह बयान उस वक्त दिया है जब हरियाणा में वोटिंग की तारीख काफी करीब आ चुकी है और सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ही कृषि कानून का विरोध किया था। ऐसे में उनका ये बयान बीजेपी को चुनावी चुभन दे सकता है और चुनाव में काफी घातक भी साबित हो सकता है। इसीलिए कंगना ने सोमवार को बयान दिया और आज बयान वापस लेकर खेद जता रही हैं। एक बार कंगना रनौत के दोनों बयानों को आप भी सुनिए, फिर आपको इस पर हुए राजनीतिक टकराव के बारे में भी बताएंगे। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना रनौत ने आज अपने बयान पर खेद जताया, लेकिन राजनीति में विवाद वाला बयान जितनी तेजी से वायरल होता है, उस पर सफाई उतनी तेजी से वायरल नहीं होती है। शायद इसीलिए उनके बयान से किसानों के बीच विरोध की चिंगारी भड़क गई। हरियाणा में किसानों ने कंगना रनौत के बयान का विरोध किया और इसमें कांग्रेस को अपने लिए मौका वाला मोमेंट भी मिल गया। ये मौका कांग्रेस के लिए इतना सुनहरा था कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया।
जिसमें उन्होंने पूछा, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी का मन नहीं भरा है क्या? सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कंगना रनौत के मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि कंगना रनौत बीजेपी के बड़े नेताओं की करीबी हैं, उनके विचार बीजेपी के विचार हैं। जबकि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी कह रहे हैं, कंगना अपने बयानों से विपक्ष को फायदा पहुंचा रही हैं। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी फिर से किसान कानून वापस लाना चाहती है। इन सब पर बीजेपी सफाई दे रही है। वो कह रही है कि कंगना का बयान पार्टी का बयान है ही नहीं। इस तरह बीजेपी के लिए कंगना के आने से जितना फायदा नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान होने की सूरत बन गई है। हालांकि बीजेपी इस बात पर कायम है कि हरियाणा दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसान नहीं हैं, जो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के चुनावी मौसम में किसान कंगना रनौत के बयान से नाराज हो गए हैं और राजनीतिक रूप से ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी, ये तो 5 अक्टूबर को तय होगा। लेकिन विरोध तो बीजेपी को झेलना ही पड़ रहा है। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं, ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अब खतरे की घंटी बज रही है, उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। लेकिन ये दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। मोदी ने तो कहा था तपस्या में कमी रह गई, हमसे गलती हुई है, हम माफी चाहते हैं। और उनकी सांसद कह रही है फिर से लाना चाहिए, फिर से किसानों को मारना चाहिए, फिर से उनकी हत्याएं करनी चाहिए। तो मोदी जी को बताना चाहिए कि कंगना रनौत कहां से बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीक्रेट प्लान आखिर सामने आएगी। हर वक्त लाइमलाइट में रहने के लिए जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के संदर्भों का वो इस्तेमाल और दुरुपयोग कर रही हैं, वो एनडीए के लिए, भाजपा के लिए गाली है। जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। अब संकट यह है कि कंगना रनौत के विचार इतनी बार विवाद का कारण बन चुके हैं कि बीजेपी एक बार सफाई देकर मामले को पुराना करती है, कंगना दूसरा विवाद बयान दे देती है। अगर कंगना रनौत के पिछले कुछ बयानों को देखें तो उसकी सफाई देने में बीजेपी को काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी थी। 29 अगस्त को कंगना रनौत से पूछा गया था कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। इस पर बीजेपी को सफाई देनी पड़ी थी, कहा था कि ये उनके निजी विचार हैं। 25 अगस्त को कंगना रनौत ने यह कहा था कि किसान आंदोलन में रेप हुआ, भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की योजना थी। इस पर पार्टी ने लिखित बयान जारी कर कहा था कि नीतिगत मुद्दे पर कंगना रनौत बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। वैसे किसान आंदोलन पर कंगना रनौत का गुस्सा काफी पुराना है। वो आंदोलन करने वाले किसानों पर ऐसे ऐसे बयान देती रही हैं जिसमें विवादों वाला नमक काफी ज्यादा होता है। नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। नवंबर 2021 में ही कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए देश को विभाजित करने की साजिश हो रही है और इसमें खालिस्तानी शामिल है।
फरवरी 2021 में कंगना ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली रिहाना को मूर्ख और किसान आंदोलन को आतंकवाद करार दिया था। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा के किसान न सिर्फ खेती करते हैं बल्कि राजनीतिक रूप से काफी प्रभाव भी रखते हैं। इसीलिए बीजेपी को इस बात की आशंका है कि कंगना के बयान से उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 5 सीट जीत पाई। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को नुकसान की आशंका है। जानकारों की माने तो किसानों की नाराजगी के कारण ही बीजेपी को लोकसभा में नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह है कि बीजेपी किसानों की नई नाराजगी नहीं चाहती है। दरअसल कंगना रनौत चुनाव तो जीत गई हैं, सांसद भी बन गई हैं, लेकिन उनके अंदर की अभिनेत्री इतनी सक्रिय है कि वो कैमरा और माइक देखते ही डायलॉग बाजी शुरू कर देती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि राजनीतिक बयानों और फिल्मी डायलॉग के बीच फर्क होता है। पिछले कुछ दिनों में कंगना रनौत ने जैसे जैसे बयान दिए उससे लगता है कि उन्होंने राजनीति को भी बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह ही समझ लिया है, जहां हर कंट्रोवर्सी फिल्म को फायदा पहुंचाने का काम करती है। लेकिन कंगना रनौत को यह समझना होगा कि राजनीति कोई फिल्म नहीं है जहां फीस लेकर डायलॉग बोला, सिनेमा हॉल में तालियां और वाहवाही बटोरी और चुपचाप साइड हो गए। राजनीति एक बहुत ही गंभीर पेशा है जहां एक एक शब्द का दूरगामी असर होता है। कंगना के बयानों से बीजेपी आए दिन मुसीबत में फंस रही है। पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो रहा है। इस डैमेज को कंट्रोल करने में पार्टी को काफी पसीना बहाना होगा, क्योंकि विपक्ष कंगना के बयान को गोली बनाकर बीजेपी पर जोरदार फायरिंग कर रहा है। तो बीजेपी को डर है कि कंगना के बयानों से भड़की चिंगारी में कहीं उसके सत्ता वाले सपने न जल जाएं। राहुल गांधी भी मौके का फायदा उठा रहे हैं और पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। पीएम मोदी भी आज हरियाणा के सोनीपत में थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर तीखे हमले किए हैं। पीएम मोदी के जुबानी हमले में दामाद, भ्रष्टाचार, शाही परिवार और दलाल जैसे शब्द थे। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भी उनके हमले का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी को घेरा। कुल मिलाकर चुनावी रैलियों के बहाने दोनों नेताओं के बीच जमकर सत्ता का क्लेश हुआ। इसी क्लेश पर हमने एक न्यूज रील बनाई है, जिसमें हमारे न्यूज मित्रों को आज का चुनावी टकराव समझ में आ जाएगा। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अडानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अडानी टैक्स, अनाज में अडानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अडानी टैक्स, कारतूस अडानी टैक्स, अग्निवीर अडानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? भारत करप्शन, परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में कोई देश सबसे तेज आगे बढ़ेगा तो वो देश है भारत। गलत जीएसटी लागू की। जो छोटे बिजनेसेस हैं, यहां के जो लोकल बिजनेसेस हैं, सेब का जो बिजनेस चलाते हैं, इन सबको नोटबंदी और जीएसटी ने खत्म किया है। गलत जीएसटी ने छोटे बिजनेसेस को खत्म कर दिया है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप कुछ भी कर लो, जब तक जम्मू कश्मीर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस प्रदेश में, इस यूनियन टेरिटरी में रोजगार नहीं मिल सकता।
हालांकि चुनाव प्रचार के बीच जम्मू कश्मीर में आज दूसरे राउंड के लिए वोटिंग हुई। आज जम्मू क्षेत्र के रियासी, राजौरी और पुंछ जिले के अलावा कश्मीर में श्रीनगर और बडगाम जिले की 26 सीटों के लिए वोट डाले गए। दूसरे चरण में कुल 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। शाम 5 बजे तक राज्य में 54% वोटिंग हुई थी। पहले फेज की 24 सीटों पर 61.38% वोट डाले गए थे। आज अच्छी बात यह रही कि कहीं किसी इलाके में हिंसा की कोई खबर नहीं आई। सत्ता में अब बात करते हैं एशिया में भारत की धाकड़ सत्ता की, जो हर नए वर्ष के साथ मजबूत हो रही है। ये बदलाव विकास वाला है, ये बदलाव कूटनीतिक कुशलता वाला है, ये बदलाव मजबूत नीतियों और बढ़ते प्रभाव वाला बदलाव है। दरअसल भारत एशिया पावर इंडेक्स 2024 में तीसरी बड़ी शक्ति बन चुका है। पहले नंबर पर 81.7 अंक के साथ अमेरिका है, दूसरे नंबर पर 72.7 पॉइंट के साथ चीन है, जबकि 39.1 अंक के साथ तीसरे नंबर पर भारत है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर एशिया पावर इंडेक्स की रिपोर्ट में अमेरिका का नाम क्यों है? पहली बात तो यह समझने की है कि यह इंडेक्स एशिया के देशों का इंडेक्स नहीं है। यह दुनिया के उन देशों का इंडेक्स है जिनका एशिया में सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसीलिए इंडेक्स में एशिया के बाहर का भी कोई देश हो सकता है। यही वजह है कि न सिर्फ इसमें अमेरिका शामिल है, बल्कि नंबर 1 पर है। इस इंडेक्स में देशों के नाम फाइनल करते हुए कई फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। दुनिया में किन देशों का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है, उनकी न्यूक्लियर ताकत कितनी है और उनका राजनीतिक कद क्या है, वो देश अपनी संस्कृति से कितना प्रभाव डालते हैं और उन देशों में आंतरिक स्थिरता कितनी है। इन फैक्टर्स की वजह से अमेरिका को एशिया की सुपर पावर्स की लिस्ट में जगह मिली है। आपको बताते हैं एशिया की सुपर पावर्स की लिस्ट के मायने क्या हैं, क्यों इसे भारत की तेजी से उभरती ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक एशिया में 48 देश हैं। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया की कुल जनसंख्या 480 करोड़ से भी ज्यादा है। एशिया में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। वैसे भारत की धाकड़ सत्ता की 3 मुख्य वजहें हैं। एक है आर्थिक विकास, दूरदर्शिता और विजन। कई बड़े मुद्दों पर भारत का कूटनीतिक प्रभाव भी इसकी एक बड़ी वजह है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो आजकल अपने अंतर्राष्ट्रीय भिखारियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे कर्ज से कंगाल और महंगाई से तंगहाल पाकिस्तान को उतना बुरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब बात विश्वव्यापी बेइज्जती की हो चुकी है और शहबाज सरकार को चेतावनी दी जा रही है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये जवाब मांगा जा रहा है, इसीलिए सत्ता में इसकी चर्चा जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान का पुराना मित्र और हर परिस्थिति में मददगार सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान है। आपने सही सुना, सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान है। पाकिस्तान के दैनिक अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या को लेकर शहबाज सरकार को चेतावनी भी दी है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से कहा है कि वो इस मामले को गंभीरता से लें और रोक भी लगाएं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में हर साल बड़ी संख्या में लोग उम्रा यानी तीर्थ यात्रा वीजा के नाम पर सऊदी अरब जाते हैं। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है? पाकिस्तान में इससे ज्यादा बिगड़े हालात क्या हो सकते हैं? देश के अंदर आवाम दाल, रोटी, आटा, दूध, पेट्रोल, सब्जी, फल जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भटक रही है और जो पाकिस्तान से लोग तीर्थ यात्रा के नाम पर विदेश जाते हैं, वहां जाकर भीख मांगते हैं। वैसे ऐसी खबरें और ऐसी रिपोर्ट तो बहुत पहले से आती रही हैं, लेकिन अब सऊदी अरब ने चेतावनी देकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत कर दी है। भिखारियों पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच क्लेश सिर्फ चेतावनी तक नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान को भी त्वरित फैसला लेना पड़ा है। आपको बताते हैं सऊदी अरब ने किस लहजे में चेतावनी दी और उसके बाद कैसे पाकिस्तान फौरन फुल एक्शन में आ गया। सऊदी अरब के मंत्रालय ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार अपने भिखारियों पर कंट्रोल नहीं करती है तो इसका असर पाकिस्तानी उम्रा और हज यात्रियों पर पड़ सकता है। सऊदी अरब के ऐसे सख्त तेवर के बाद पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने उम्रा एक्ट लाने का फैसला किया है और ये सब कुछ पिछले कुछ ही दिनों में हुआ है। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के बाद अब क्या होगा ये भी समझिए। पाकिस्तान उम्रा वीजा दिलाने में मदद करने वाली ट्रैवल एजेंसियों को अब रेगुलेट करेगा। उन्हें कानूनी निगरानी में लाया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग तीर्थ यात्रा के नाम पर सऊदी अरब जा रहे हैं वो वहां जाकर किसी और गतिविधि में नहीं जुटेंगे और ना ही किसी भी तरह से वहां की सरकार और पुलिस के लिए परेशानी की वजह बनेंगे।
कैसे पाकिस्तानी मीडिया में इसका प्रसारण हो रहा है, चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, सिर्फ 137 सेकंड की एक न्यूज रील में आप भी देखिए। अगर ये कहें कि पाकिस्तान में भीख मांगना मजबूरी नहीं, एक संगठित व्यवसाय है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस चिंता पर चर्चा पाकिस्तान की संसद से लेकर सड़क तक हो चुकी है। पाकिस्तान की सरकार खुद ऐसे भिखारियों से परेशान है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के होते हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट में किया गया है। ईरान, इराक, सऊदी अरब समेत कई देशों में पाकिस्तान के लोग तीर्थ यात्रा के नाम पर जाते हैं और भीख मांगकर पैसे जुटाते हैं। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के लोगों की ऐसी ही हरकतों की वजह से यूएई उन पाकिस्तानियों को भी वीजा देने से बचता है जिनके बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उन्हें ये डर रहता है कि तीर्थ यात्रा के नाम पर आएंगे और भीख मांगेंगे। सबूत के तौर पर 2 हाल की घटना भी आइए आपको बताते हैं। पिछले महीने ही कराची एयरपोर्ट पर 11 लोगों को पकड़ा गया था। दावा है कि सऊदी जा रही एक फ्लाइट में बैठने की तैयारी में थे ये लोग। पूछताछ में पता चला कि उनका उद्देश्य सऊदी अरब जाकर भीख मांगना था। इसी वर्ष मार्च में रमजान के महीने में दुबई प्रशासन ने इन भिखारियों के खिलाफ अभियान चलाया था। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें लगभग आधी महिलाएं भी थी। ऐसी ही घटना अक्टूबर 2023 में लाहौर एयरपोर्ट पर देखने को मिली थी, जब एक फ्लाइट में सवार 16 लोगों को प्लेन से उतारा गया था और गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद ये पता चला कि ये लोग भी भीख मांगने के मकसद से विदेश जा रहे थे। अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भिखारी कितनी बड़ी समस्या है। जैसे कोई कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है, ठीक उसी तरह संगठन बनाकर भिखारी पाकिस्तान में काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। ये जानकारी आपको पाकिस्तान के मीडिया की एक और रिपोर्ट से देते हैं। पाकिस्तान में अनुमानित 3.8 करोड़ भिखारी हैं। पाकिस्तान का कराची भीख मांगकर पैसे जुटाने में नंबर 1 पर है। कराची में हर भिखारी रोज औसतन 2000 रुपए जुटाता है। पाकिस्तान में भिखारी सालाना 3.5 लाख करोड़ रुपए जुटाते हैं। ये पाकिस्तान की जीडीपी के 12% से भी ज्यादा है। अब हम न्यूज मित्रों को ऑनलाइन गेम वाले ऐसे नशे से सावधान करने जा रहे हैं, जो अगर एक बार किसी के सिर चढ़ गया तो लोग कर्ज में डूबते चले जाते हैं। घर और गाड़ी तक बिक जाती है। लोग पढ़ाई की फीस तक लगा देते हैं, अपराध करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटते। और ये वो ऑनलाइन गेम है जिसमें शायद आपके बच्चे का बचपन भी तेजी से गुम होता जा रहा है। आज ऑनलाइन गेमिंग के खतरे की बात करने के पीछे वजह है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आया एक वीडियो, जिसमें कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद एक पुलिस वाला ये बता रहा है कि वो कैसे ऑनलाइन गेमिंग के नशे में 15 लाख रुपए हार गया है। इस सिपाही ने पहले तो ऑनलाइन गेम खेलने में अपनी जमा पूंजी लगाई और जब वो भी डूब गई तो और गेम खेलने के लिए कर्ज दिया। जब वो पैसा भी चला गया तो उसने एक वीडियो बनाया और ये कहा कि अब उसके पास सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। सिपाही डायल 112 में तैनात है और इसने वीडियो में अधिकारियों से ये अपील भी की है कि अगर सभी सिपाहियों के खाते से 500 रुपए उसे दे दिए जाएं तो वो ये कर्ज उतार सकता है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जो देश के हर युवा के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, जो ऑनलाइन गेमिंग के जाल में उलझे हुए हैं। सर, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान रह रहा हूँ सर। मैंने सर बैंक से लोन लेकर सर और इधर उधर लोगों से बाहर लेके सर मैं ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, 10 से 15 लाख, और जिससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूं सर। मैंने आत्महत्या करने की मेरा प्रयास किया है सर, और बस मेरी आखिरी उम्मीद सर आप हैं। अगर सर मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपये का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या ना करूं सर। और अगर सर आपने मेरी मदद नहीं की सर तो शरारती आत्महत्या कर लेगा सर। तो प्रत्येक कर्मचारी को सैलरी से 500 रुपये का योगदान सर दिला दें, जिससे मैं अपना कर्जा भर सकूं सर और मैं एक सामान्य ज़िंदगी जी सकूं। अन्यथा सर मैं बेबस हो जाऊंगा सर आत्महत्या करने के लिए।
हालांकि अब इस सिपाही का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी सतर्क हो गए हैं और सिपाही से बात भी की गई है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग में फंसकर कैसे भारत के युवा अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, इसका प्रमाण बिहार में रहने वाला 22 साल का हिमांशु भी है, जिसका दावा है कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से उस पर 96 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है, जो अपनी बीटेक की फीस ऑनलाइन गेमिंग में हार गया। ये घटनाएं ये बता रही हैं कि मौजूदा वक्त में ऑनलाइन गेम का नशा युवाओं के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसीलिए आज हमने इस खबर पर सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। ऑनलाइन गेमिंग का ये जाल सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में फैला है और इसे आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। कुछ ऐसे ऑनलाइन गेम हैं जिनमें अगली स्टेज में जाने के लिए और खेल को आसान करने के लिए लूट बॉक्स वाले ऑफर आते हैं और इस लूट बॉक्स को खरीदने के लिए वर्ष 2018 में पूरी दुनिया में 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और एक अनुमान के अनुसार 2025 तक ये रकम 3.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। वैसे एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि भारत में ऑनलाइन गेम वाला ये क्रेज सबसे ज्यादा यूपी वालों के सिर चढ़ा है। इंडिया मोबाइल गेमिंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे पहले ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोग उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, जबकि तीसरे नंबर पर राजस्थान और फिर चौथे नंबर पर बिहार का नाम है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का नशा किस तरह बढ़ रहा है, इसे ऐसे समझिए कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमर्स पहले 24 घंटे में कम से कम 151 मिनट गेम खेलते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में ये 218 मिनट हो चुका है। यानी एक गेमर पूरे 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे का वक्त ऑनलाइन गेम खेलते हुए बिता रहा है। इसीलिए गेमिंग का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2023 तक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 22,000 करोड़ रुपए की थी और भारत में आज के वक्त में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 45 करोड़ से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2 करोड़ 40 लाख यूजर्स ऐसे हैं जो गेमिंग मार्केट के पेमेंट लिंक से जुड़े हैं, यानी जो किसी लिंक के जरिए गेम खेलने के लिए एक तय रकम अदा करते हैं। भारत में ट्रांजैक्शन बेस्ड गेम से कंपनियों की कमाई 2022 में 100 अरब रुपए के पार जा चुकी है, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में 39% का इजाफा हुआ है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत का युवा किस तरह अपने जीवन का एक प्रोडक्टिव दौर ऑनलाइन गेम में खर्च कर रहा है और इसे गेमिंग कंपनियों की जेब भर रही है। अब सत्ता का एक और चिंता कार्ड देखिए, जो ये बताता है कि ऑनलाइन गेमिंग अब कितने खतरनाक स्टेज में पहुंच गई है। इसी महीने 20 सितंबर को मुंबई में एक कैब ड्राइवर ऑनलाइन गेम का एक टास्क पूरा करने के लिए सी लिंक से कूद गया। जून 2022 में ऑनलाइन गेम से धर्म परिवर्तन की साजिश हुई, जब यूपी के बांदा में एक लड़की गेमिंग ऐप के जरिए एक लड़के से संपर्क में आई और फिर वो लड़का धर्म परिवर्तन कराने के लिए लड़की को मदरसा ले गया, लेकिन पोल खुल गई। दिसंबर 2021 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 19 साल के लड़के ने गेम की एडवांस स्टेज में जाने के लिए अपनी ही किडनैपिंग की साजिश रची। दिसंबर 2021 में ही राजस्थान के नागौर में एक 16 वर्ष के लड़के ने चचेरे भाई की हत्या कर दी। इस लड़के ने ऑनलाइन गेमिंग का कर्ज उतारने के लिए फिरौती की मांग की थी, जबकि अगस्त 2021 में मुंबई में एक लड़के ने एडवांस लेवल पर जाने के लिए अपनी मां के अकाउंट से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। यानी ऑनलाइन गेमिंग के इफेक्ट इतने खतरनाक हैं कि बच्चों और युवाओं में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसीलिए देश के हर माता पिता को ऑनलाइन गेमिंग वाले खतरे का ये सायरन जरूर सुनना चाहिए। इसके बाद अब बात शायर इर्तिजा निशात के एक मशहूर शेर की। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आज ये सवाल देश के लोग ओडिशा में क्योंझौर की उस बेशर्म व्यवस्था और गैर जिम्मेदार अधिकारियों से पूछ रहे हैं, जिन्होंने एक 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला को सड़क पर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया। शायद ये वीडियो फॉरवर्ड होते हुए आपके मोबाइल तक भी पहुंचा हो। कुछ लोगों ने इस पर संवेदना भी जताई हो और हो सकता है कुछ लोग इस खबर को ओडिशा या ग्रामीण क्षेत्र का बताकर आगे बढ़ गए हैं। लेकिन गौर करेंगे तो इन तस्वीरों में आपको एक ऐसे सिस्टम की शक्ल दिखेगी जिसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। 70 वर्ष की इस महिला का नाम पथुरी देहुरी है, जो बुढ़ापे और बीमारी के कारण ठीक से चल नहीं पाती है। लेकिन पंचायत के अधिकारियों ने महीने की पेंशन देने के लिए उन्हें पंचायत ऑफिस आने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद ये वृद्ध महिला ऐसे ही 2 किलोमीटर तक रेंगते हुए गई, जिससे उनके पैरों, घुटनों और हाथों पर छाले पड़ गए। वैसे ये सुनकर आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि जिस देश में बुजुर्गों को घर पर वोट देने का अधिकार है,
क्या उस देश में 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला को घर बैठे पेंशन पाने का हक नहीं है? तो इस खबर से जुड़ी दो और हैरान करने वाली जानकारी सुनिए। पहली ये कि ओडिशा में सरकार का आदेश है कि बुजुर्गों और दिव्यांग लाभार्थियों की पेंशन उनके घर पहुंचाई जाए। फिर भी अधिकारियों ने बुजुर्ग महिला को पंचायत ऑफिस बुलाया, जो चलने में असमर्थ हैं। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि ओडिशा का क्योंझर सीएम मोहन चरण मांझी का गृह जिला है। तो सोचिए, जब सीएम के गृह जिले में यह हाल है तो बाकी हिस्सों का क्या होगा? फिलहाल अब इस बुजुर्ग महिला की स्थिति का पता चलने के बाद प्रशासन ने घर ही पेंशन और राशन दोनों पहुंचाने का प्रबंध किया है। लेकिन तब जब उनका संघर्ष और पीड़ा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। अब खबरों के स्टीयरिंग को एक बार फिर से शुद्ध राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं, जहां दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी भी बहुत चर्चा में है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर हमले करते हुए 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, जिसमें उनका पहला सवाल यह है कि क्या किसी भी तरह बेईमानी करके सत्ता हासिल करना आपको या आरएसएस को यह मंजूर है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपी को उप मुख्यमंत्री बना देने की कल्पना आपने या आरएसएस कार्यकर्ताओं ने की थी? तीसरा सवाल, बीजेपी वो पार्टी थी जो आरएसएस की कोख से पैदा हुई, क्या आपने कभी प्रधानमंत्री को ये सब गलत काम करने से रोका? जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। देश जानना चाहता है कि उनके बयान से आपके दिल पर क्या गुजरी। और पांचवा सवाल, जो बहुत अहम है, वो ये है कि आप सबने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर्ड हो जाएंगे, क्या मोदी जी पर लागू नहीं होगा? वैसे अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर 2 दिन पहले भी वो बयान दे चुके हैं। एक चुनावी रैली में उन्होंने ये सारे सवाल पूछे थे, जिससे आज उन्होंने चिट्ठी का रूप दे दिया। Co-powered by Techno.